वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है जिसमें सिविल लॉ के काफी सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और आप इन कंसेप्ट्स के आंसर्स में इस केस को यूज कर सकते हैं। तो केस का नाम है आम्रो देवी एंड अदर्स वर्सेस जुल्फी राम, जो कि डिसीज हो चुके हैं। केस के फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे टाइमलाइंस हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड बी फोकस्ड, जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि 1979 में ये लड़ाई शुरू होती है। ठीक, एक प्लॉट ऑफ लैंड था और उस प्लॉट ऑफ लैंड के टाइटलशिप को लेकर झगड़ा था। झगड़े में दो ग्रुप्स थे। प्लेंटिफ्स में मनशाराम, देवराज, रामजी दास और बिहारी लाल थे और डिफेंडेंट्स में जुल्फी राम, थीरू राम, बख्शी राम और धरम राम। ठीक है, अब ये हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट था। प्लेंटिफ्स का कहना था कि ये प्लॉट जो है वो कानूनन उनका है और उस पे ये लोग जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू गिव और हैंड ओवर द पोजेशन टू द रियल ओनर्स। तो 1979 में इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट इंस्टीट्यूट किया डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट और साथ में एक परमानेंट इंजंक्शन भी सीख किया, जिसमें वो डिफेंडेंट्स के सारे इंटरफेरेंस, इंटरप्शन को रोक देना चाहते थे। डिफेंडेंट्स का कहना था कि जो टेनेंसी लॉज हैं उनके हिसाब से हम कल्टिवेटर्स हैं लैंड के, और क्योंकि हम कल्टिवेटर्स हैं और रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए टेनेंसी लॉ के हिसाब से ये लैंड की ओनरशिप अब हमारे पास आ चुकी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझा देती हूँ। जब जमींदारी अबॉलिश की गई इस देश में, तो बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। जमींदारी का क्रक्स आपको पता ही होगा। उसी किसान को जिसकी जमीन है उसको उसी के खेत में नौकर या मजदूर बना दिया जाता था। पूरी मेहनत वो करता था, फसल को वो बोता था, उगाता था, फिर काटता था और जितना मुनाफा होता था वो सब कुछ जमींदार का कर्जा चुकाने में चला जाता था। इस तरह से जमीन पे वो अपनी ही जमीन पे मजदूर बना रह जाता था। तो जो लैंड रिफॉर्म्स आए वो इसी मेनेस को, इविल को दूर करने के लिए आए थे, है ना। हिमाचल प्रदेश में जो लैंड रिफॉर्म आया, टेनेंसी लैंड रिफॉर्म एक्ट जो भी है वो, उसके हिसाब से अगर एक आदमी या कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम से एक खेत पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और उस कल्टीवेशन के लिए वो रेंट पे कर रहे हैं, मतलब उन्होंने रेंट पे एक जमीन ले रखी है जिसे वो काफी साल से यूज कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, या रेंट को कई बार, मतलब रेंट के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आए हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। तो आफ्टर a significant period of time, the law would deem them as owners. अब इनका यही कंटेंशन था कि भाई क्योंकि हमारे पास कल्टिवेटरी पोजेशन है और हम लैंड पे कर रहे हैं बहुत बहुत सालों से, तो हम करंट लॉ के हिसाब से इसका पोजेशन, सॉरी इसकी ओनरशिप जो है वो हमारी हो जाती है। 1983 में पहला जजमेंट आया। इस केस में कई सारे सूट्स आए थे। 1983 में पहला जजमेंट आया और इस जजमेंट में प्लेंटिव्स जो थे वो जीत गए। मनशाराम, रामजी दास वगैरह वो जीत गए। ठीक, और कोर्ट ने इनके फेवर में रूल करके इनको डेक्लेरेशन दे दिया टाइटल का भी और परमानेंट इंजंक्शन की भी का भी ऑर्डर पास कर दिया। अब डिफेंडेंट्स ने अग्री होकर कोर्ट में अपील कर दी। अपील होती है 1984 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या था? जब केस पेंडिंग था, अपील की हियरिंग नहीं हुई थी, कोई भी एडजुडिकेशन नहीं आया था, कुछ भी नहीं हुआ था, while the appeal was still pending, the plaintiffs sold the land to 3 people. कौन थे वो 3 लोग? करतार चंद, संसार चंद, राजेंद्र कुमार। अपील की पेंडेंसी में इन्होंने इन 3 लोगों को लैंड बेच दी 12,500 रुपए। और बाकी प्लेंटिफ्स बाकी जो मतलब उस अपील के जो प्लेंटिफ्स थे, मतलब जुल्फी राम और बाकी सब जो थे, उनके साथ इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया कि लैंड हम तुम्हें दे देते हैं, जो तुम लैंड के साथ कर रहे हो वो करते रहो, हम अपने सारे के सारे राइट्स को रिनाउंस करते हैं, यू वुड बी ऑफिशियली द ओनर्स ऑफ द लैंड, और अब जब हम तुम्हें राइट दे ही रहे हैं तो तुम केस को वापस ले लो।
अब जो ये प्लेंटिफ्स एपेलेंट्स जो थे, नॉट प्लेंटिफ्स, एपेलेंट्स जो थे वो मान गए, और इनके बीच में एक वर्बल कॉम्प्रोमाइज डिग्री हो गई। इसी वर्बल स्टेटमेंट को जब एपेलेट कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो एपेलेट कोर्ट भी मान गया और अपील को डिसमिस कर दिया गया। यहां तक आई होप क्लियर है। अब एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी और जो बाद में हमें यूज भी करनी होगी, ऑर्डर 23 रूल 3। ठीक है, ऑर्डर 23 रूल 3 और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। अब स्टेटस क्या है कि जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री है वो वर्बल थी। ठीक, ऑर्डर 23 रूल 3 स्पेसिफिकली ये कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और उस कॉम्प्रोमाइज को वो एक दूसरे पर बाइंडिंग करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उस कॉम्प्रोमाइज को एज एन अग्रीमेंट वो रिटन फॉर्म में रिड्यूस करें और उस पे साइन करें। फॉर अ कॉम्प्रोमाइज डिग्री और फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज टू बी बाइंडिंग, it essentially needs to be in a written format and it needs to be signed by all the parties involved. तभी उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री को एक वैलिड लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा और लॉ उसे मैंडेटोरिली इम्पोज कर सकता है, नॉट अदरवाइज। एक वर्बल स्टेटमेंट को, वर्ड ऑफ माउथ को बाइंडिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं माना जा सकता, और ऑर्डर 23 रूल 3 स्पेसिफिकली कहता है। अब इस केस की परेशानी यही थी, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो वर्बल था, रिटन नहीं था। ठीक, दूसरी जो परेशानी थी केस में वो था एप्लीकेशन ऑफ लिस्पेंडेंस। टीपीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे शॉर्ट आंसर्स आते हैं, आ ही जाते हैं। ठीक है, किसी भी जिस भी स्टेट में टीपीए एक सब्जेक्ट है, काफी सारी, लगभग सभी स्टेट्स में है, तो मेंस में अगर टीपीए सब्जेक्ट है तो लिस्पेंडेंस पे एक शॉर्ट आंसर तो आएगा ही। ठीक है, अक्सर आ ही जाता है, बहुत चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि वो अपील के पेंडेंसी के दौरान जमीन जो है बेच दी गई है, तो जो ट्रांसफर डीड है या सेल डीड है वो वैलिड भी है, राइट? उसकी लीगैलिटी, इज द लीगैलिटी चैलेंजेबल, इज इट एनीवेयर इन द एम्बिट ऑफ क्वेश्चन, और इज इट कंप्लीटली वैलिड एंड लीगली साउंड, ये भी एक क्वेश्चन। ठीक, अब यहां तक कहानी खत्म हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज की वजह से केस भी डिसमिस हो जाता है, एवरीबडी गोज देयर होम हैप्पी। ठीक है, 1998 में एक नया सूट आता और उस नए सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं जुल्फी राम, जो कि इनिशियली डिफेंडेंट हुआ करते थे। ठीक है, जुल्फी राम और बाकी की जो पार्टीज थी वो केस इंस्टीट्यूट करते हैं, ये कहते हुए कि हमारे और प्लेंटिफ्स के बीच में, या हमारे और जो रिस्पोंडेंट्स थे, जब हम एपेलेंट थे, हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज डिक्री हुई और उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री के तहत हमारे पास इस जमीन का पूरा ओनरशिप और पोजेशन आ गया था। अब उस ओनरशिप और पोजेशन के चलते एक लैंड का जो टुकड़ा है वो हमारा है, आधा। ठीक है, इसकी जो नापने की इकाई थी वो थोड़ी अलग है, कनाल मलरा। ठीक है, कनाल एंड मारला, मरला है या मरला है, यस। तो आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 7 कनाल एंड 9 मरला। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं देसी देसी भाषा में, इसका मुझे अंदाजा नहीं है, बट ये लैंड को नापने की एक इकाई है जो कि रूरल एरिया में यूज होती है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज के तहत हमारे पास जमीन का आधा हिस्सा है। ठीक, अब उस आधे हिस्से को हम पीसफुली यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमें लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे कल्टीवेशन के साथ, हमारे पोजेशन के साथ। ये लोग बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं और जमीन का एब्सोल्यूट कंट्रोल लेना चाहते हैं। अब ये लोग कौन थे? अब आता है ट्विस्ट, कहानी का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। ये तीनों बख्शी राम के बच्चे थे। दे वर सन्स ऑफ बख्शी राम। अब आप कहेंगे मैम बख्शी राम को तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही है जैसे कहानी के हीरो वही है। बख्शी राम थे ये इनिशियल डिफेंडेंट। ठीक है, बख्शी राम के खिलाफ भी केस हुआ था, मतलब कल्टिवेटरी पोजेशन को क्लेम करने वाले बख्शी राम भी थे, और इन्हीं के बच्चों ने अपील की पेंडेंसी के दौरान
रिस्पोंडेंट से जमीन खरीद ली। ठीक है, ये है कहानी का ट्विस्ट। अब जब 1988 में कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बाद सब कुछ हो गया, तो इन तीनों ने जमीन का एब्सोल्यूट कंट्रोल लेना चाहा, ये कहते हुए कि हम जमीन का पूरा पैसा दे चुके हैं। ठीक है, हम जमीन का पूरा पैसा दे चुके हैं, तो उस हिसाब से ट्रांसफर डीड के हिसाब से जो हमारे बीच में म्यूटेशन एग्रीमेंट, जो म्यूटेशन हुआ है, उस हिसाब से ये जमीन पूरी हमारी है। जब रिकॉर्ड्स को थोड़ा और एग्जामिन किया गया, तो जुल्फी राम और बाकी लोगों को पता चला जिनका जमीन में हिस्सा था कि म्यूटेशन में जो ट्रांसफर डीड थी उसमें एक्चुअल ओनरशिप और पूरा का पूरा टाइटल इन्हीं तीनों के नाम पे था। जुल्फी राम का और बाकी किसी भी और पार्टी का कोई जिक्र भी नहीं था। अब तो प्रॉब्लम हो गई। अब इसी को बेसिस बना के बख्शी राम के बेटों ने जमीन का एकाधिकार मांगा और ये भी कहा कि भाई कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो हुई थी वो तो वर्बल थी, ऑर्डर 23 रूल 3 के हिसाब से इस तरह की कॉम्प्रोमाइज डिक्री बाइंडिंग ही नहीं। मतलब हमें जमीन बेची जा चुकी है और इनका जो कॉम्प्रोमाइज हुआ रिस्पोंडेंट्स के साथ वो बिल्कुल बेबुनियादी। तो कॉम्प्रोमाइज इनवैलिड है लेकिन सेल डीड वैलिड है और इसीलिए जमीन हमारी, इनका इस जमीन पर कोई राइट नहीं। अब केस पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने जुल्फी राम के फेवर में जजमेंट दिया। फाइनली जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया, सॉरी फाइनली जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल प्लेंटिव्स थे मंशा राम एंड अदर्स, उनके इंटेंशन को क्वेश्चन किया कि ये जानते हुए कि केस पेंडिंग है, ये जानते हुए कि अपील का कोई रिजल्ट नहीं निकला है, उन्होंने डिफेंडेंट्स में से ही किसी को पूरी की पूरी जमीन बेच दी। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि भाई सेल डीड वैलिड है या कॉम्प्रोमाइज डिक्री वैलिड है, क्योंकि दोनों साथ साथ वैलिड नहीं हो सकती थी। वन हैड टू बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है ना। हाई कोर्ट ने कहा कॉम्प्रोमाइज डिक्री वैलिड है लेकिन सेल डीड वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिस पेंडेंस के दौरान दी गई है। मतलब जब अपील पेंडिंग थी तब प्रॉपर्टी को सेल किया गया और उस डॉक्ट्रिन के हिसाब से वो सेल इनवैलिडेट हो जाती है। इसलिए बख्शी राम के पास एक एक्चुअल प्रॉपर टाइटल नहीं है, बख्शी राम और सन्स के पास। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ऑन द कॉन्ट्ररी इज कंप्लीटली वैलिड, वो बाइंडिंग भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास यही क्वेश्चन था कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री वैलिड होगी या फिर सेल डीड वैलिड होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिव्स डिड इट इंटेंशनली एंड दे डिड इट विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। पहले तो उन्हें सेल करनी ही नहीं चाहिए थी प्रॉपर्टी, क्योंकि अपील पेंडिंग। ठीक, उन्होंने सेल कर दी, उसके बाद बाकी प्लेंटिव्स को मना लिया विड्रॉल के लिए। तो ये उन्होंने गलत नियत से किया। दे वांटेड टू हैव इट बोथ वेज। उन्होंने पैसा भी ले लिया और उन्होंने केस भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्लैरिफाई भी नहीं होने दिया टाइटल को, अपना उन्होंने मुनाफा भी कमा लिया और इनके बीच में झगड़ा डाल दिया। तो ये उन्होंने जानबूझ के किया डिसऑनेस्ट इंटेंशन से और वो अपना प्रॉफिट लेकर गायब हो गए। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रोमाइज, ये जो सेल डीड है, ये भले ही पेंडेंसी के दौरान की गई हो, वैलिड है क्योंकि इसे पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया गया है। ठीक है, उनका जो टाइटल था वो वैलिड था क्योंकि ट्रायल कोर्ट उसको वैलिडेट कर चुका था। अपॉन एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड कि वाकई कल्टिवेटरी पोजेशन के बावजूद भी जुल्फी राम एंड अदर्स के पास एक वैलिड ओनरशिप टाइटल नहीं था। मंशा राम अपील में भी केस को जीत ही जाता। समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को बेसिस बना के कि जो टाइटल था मंशा राम का वो वैलिड टाइटल था, तो भले ही वो पेंडेंसी के दौरान ट्रांसफर हुआ, वो फिर भी वैलिडली ट्रांसफर हुआ। पूरा पैसा देकर मार्केट रेट के हिसाब से बिना किसी एलिमेंट के जो उस कॉन्ट्रैक्ट को विशिएट कर सकता था, कंसेंट को विशिएट कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से लीगल भी है, बाइंडिंग भी है और उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। प्रॉब्लम आती है कॉम्प्रोमाइज डिग्री की। Order 23 Rule 3 specifically says that a compromise cannot be binding unless it is in a written format and signed by all parties, which is a procedural mandatory requirement. It is not something you can ignore or avoid as per your convenience. If you don't follow the procedure, law will not acknowledge whatever it is that you have done. अगर आप अपने एक्शंस को वैलिडिटी देना चाहते हैं तो आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो लॉ ने आपके सामने रखा है।
अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एक्शन वैलिड नहीं है। आपने कॉम्प्रोमाइज किया लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नहीं किया, इसलिए आपका कॉम्प्रोमाइज वैलिड नहीं है। वो अपील डिसमिस हो गई, आपने जो जिस भी वजह से केस को विड्रॉ किया वो वजह भी वाजिब नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इकलौती जो चीज और इंस्ट्रूमेंट वैलिड है वो है सेल डीड। और बख्शी राम के सन्स को प्रॉपर फेवरेबल ऑर्डर देते हुए लैंड की ओनरशिप कंक्लूसिवली देती। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही रेस जुडिकाटा भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता है, वहां मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेजर एस्पेक्ट ऑर्डर 23 रूल 3 ही था और टीपीए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंसी था। ठीक। अब इस पे शॉर्ट आंसर बनते हैं और इन शॉर्ट आंसर्स में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा में भी आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे ये मैं आपसे सुनना चाहूंगी। तो आप रेस जुडिकाटा में इस केस को कैसे अप्लाई करते हैं उसका एक छोटा सा ब्रीफ में आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। अगर वो सही हुआ तो आपको बताया जाएगा, अगर वो गलत हुआ तो आई विल पर्सनली करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट्स की तरफ आते हैं। ये है facts of the case. Respondent, based on an earlier compromise recorded before the court, filed a fresh suit for possession and temporary injunction against appellant. Plaintiff का claim है कि वो owner है of half of the suit land as per the previous compromise. Defendant का argument है कि compromise valid नहीं है क्योंकि order 23 रूल 3 उसका comply नहीं किया गया है। ठीक है, वो verbal था, written नहीं था। ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था जहां पे सूट रिजेक्ट हो गया क्योंकि रिटन साइन कॉम्प्रोमाइज नहीं। पहला जो अपील था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, सॉरी हाई कोर्ट में आया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया और कॉम्प्रोमाइज को बाइंडिंग मान के सेल डीड को इनवैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में डिफेंडेंट्स के क्लेम, सॉरी डिफेंडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, कॉम्प्रोमाइज डिक्री इनवैलिड हो गई और सेल डीड वैलिड हो गई। ठीक है, ये है प्रोविजंस जो कि डिस्कस किए गए हैं। ऑर्डर 23 रूल 3 में आपको समझा ही चुकी हूँ। इसका प्रोवाइजो भी है, if one party alleges and the other denies an agreement or compromise, the court decides the issue. No adjournment for deciding this issue unless the court deems it necessary. These were the observations. Restore trial court's findings observed without a written signed compromise. It is impermissible under law to consider it valid. वही सारी चीजें जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये important case laws है जो आप use कर सकते हैं। You can create a beautiful chronology and then you can use this latest case as well. पुष्पा देवी वर्सेस भगत सिंह, पुष्पा देवी भगत वर्सेस राजेंद्र सिंह 2006 का केस है। No appeal is maintenance against a consent decree to the bar in section 96 clause 3 of the code of civil procedure. कॉम्प्रोमाइज डिक्री एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और जब भी आप कॉम्प्रोमाइज पे कुछ भी आंसर लिखते हैं तो ऑर्डर 23 रूल 3 को मेंशन करना इम्पेरेटिव हो जाता है। और जैसे ही आप उसे मेंशन करते हैं ये केस अच्छा है, उसे बिल्कुल सजाया जा सकता है आपके आंसर को इस केस को यूज करके। Another one is 2020's case, Triloki Nath Singh versus Anirudh Singh, Order 23 Rule 3 aims to avoid multiple litigations and allow lawful, written and voluntary settlements. प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। Which rule of the CPC deals with compromise of suits? हमने डिस्कस कर ही लिया। Leave your answer in the comments. What is the purpose of Order 3 Rule 3 of the CPC? We have again understood it properly, whatever it is. जो भी आंसर है I would like to see it in the comments below. Which section of the Civil Procedure Code provides that no appeal is maintainable against a consent decree? ये important है, मैंने डिस्कस नहीं किया है लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है बट इट इज देयर इन द नोट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। आंसर कमेंट्स में लिखें। मेंस के क्वेश्चंस, discuss the significance of Order 23 Rule 3 of CPC in promoting amicable settlements and reducing litigation. How does the proviso to this rule ensure the legality of compromises? Critically analyze the role of Supreme Court in ensuring the enforceability of lawful compromises under Order 23 Rule 3 of the CPC. How does the court's interpretation of this rule influence the conduct of
सिविल लिटिगेशन। अब ऐसा है कि सीधा सीधा आंसर जरूरी, सीधा सीधा क्वेश्चन आए जरूरी नहीं। कई बार क्वेश्चन स्पेशली दिल्ली जुडिशरी में इस तरह का आ सकता है जहां पे आपसे पूछा जाए कि भाई हमारी प्रोसीजरल स्कीम मल्टीपल लिटिगेशन को किस तरह से रोकती है ना। तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा को मेंशन किया जाता है, फिर आप रेस जूडिस को भी मेंशन करते हैं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज डिक्री को भी मेंशन करते हैं, ऑर्डर टू रूल 2 को भी मेंशन करते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस इस तरह के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब आंसर क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है ये तो आप ही जानेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वेनेवर इट इज आस्क्ड कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रिड्यूस करने का प्रोसीजरल मैंडेट क्या है, किस तरह से डील किया जाता है, हाउ डज द प्रोसीजर मेक श्योर कि मल्टीपल सूट्स नहीं हो रहे हैं, वहां पे आप इसे मेंशन करेंगे। ठीक है। इनफैक्ट रेस जुडिकाटा में भी अगर क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म्ड है कि आप कॉम्प्रोमाइज को यू कैन मेक कॉम्प्रोमाइज अ पार्ट ऑफ दैट आंसर, यू शुड डेफिनेटली डू इट। मेक श्योर कि आपका आंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव वेल रिटन आंसर है जिसमें आपने कोई भी, यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है। अगर आपका आंसर हाफ बेक्ड अटेम्प्ट एट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आपके मार्क्स भी हाफ बेक्ड ही होंगे। आप पूरे आंसर को इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए कि नंबर काटने का स्कोप ही ना बचे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी लॉ के, ठीक है, तो देर वॉज दिस क्वेश्चन जिसका आंसर था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक वन वर्ड मिड टर्म्स का हमारा सवाल था और उसका आंसर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। अब वो क्वेश्चन बड़ा आसान था, सभी ने लिखा, मैंने भी लिखा, लेकिन मुझे एक में से हाफ मार्क्स दिए गए। ठीक। एक लड़की थी जिसको पूरा मार्क दिया गया, और उसको पूरा मार्क इसलिए दिया गया क्योंकि उसने सिर्फ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिख के नहीं छोड़ दिया, उसने प्रॉपर साइटेशन के साथ इस केस को लिखा। ठीक। अब ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर नहीं थी क्योंकि मैं एक फ्रेश स्टूडेंट थी। इट वाज माय फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट मिड टर्म फॉर दैट मैटर। लेकिन उससे मैंने सीखा कि कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूड की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली इन दिस लीगल फ्रेटर्निटी। तो आप अगर कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो इस तरह से कहें कि इंटरप्रिटेशन का या बाद में किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी का स्कोप ना बचे। तो अपने आंसर्स को भी आप इसी तरह से बनाएंगे। ओके। क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए, दृष्टि के क्वेश्चंस है, इन्हें लिखिए, किसी से चेक जरूर करवाइए। आपके आंसर्स अच्छे हैं या नहीं ये पता लगाना जरूरी है, वरना क्वालिफाई हो नहीं पाता इंटरव्यू। भले ही आप इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच जाएं लेकिन फाइनल स्कोर में नहीं निकाल पाते हैं, और बस दिमाग में हमेशा के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि मेहनत तो बड़ी की थी, निकला क्यों नहीं। आंसर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी कि आपको मेंस में बहुत अच्छे नंबर मिलते, और आपका क्यूमुलेटिव स्कोर आपको क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं था। ठीक है। तो जरूर इस चीज को ध्यान रखें और अपने आंसर्स को रेगुलरली चेक करवाएं। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दृष्टि जुडिशरी, वेल, व्हेन वी हैव got you in that aspect, we get your answers checked, but if you're on your own, make sure that you are following my advice। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।